Hello, now we shall study chapter 15, political parties. Okay, class 10th, and subject is Indian political system या Indian polity या political science. Okay, तो मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी जो देखें, देखो इसका मीनिंग क्या है. पॉलिटिकल पार्टी इज a group of people who come together to contest elections and hold power in the government. It's called political party. और इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट लीडर्स, सेकंड एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स. लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स. अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के. देखिए, इनके जो सीरीज ऑफ द पार्टी परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस, जो फंक्शंस परफॉर्म करती हैं वो नीचे दिए हुए हैं. पहला contest elections. Okay, second is put forward different policies and programs and the voters choose them from them. तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं कि अपनी डिफरेंट पॉलिसीज प्रोग्राम देंगे कि हम जो है इतने सारे एम्प्लॉयमेंट देंगे, इतनी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, रोड बनवाएंगे, है ना, और गैस को सस्ता करेंगे, सब्जियां सस्ती होंगी, पेट्रोल सस्ता होगा. तो इस तरह की पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेके आते हैं. ये बात अलग है कि कुछ पार्टीज आती हैं बेवकूफ़ बना देती है लोगों को ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड करके निकल लेती हैं, एक डेमोक्रेसी को एकदम ना रॉब करके एकदम लूट के लोगों को बेवकूफ़ बना के और फिर बाद में सारे काम उल्टे करती हैं, देश की संपत्तियाँ बेचने लगती हैं. तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज देश की दुश्मन है, वो न संविधान को मानती है ना आपकी भावनाओं को समझती है. तो इस तरह से आपको सावधान रहना है. फिर पार्टीज प्ले अ डेसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री. तो जो भी पार्टी चुन के जाती है, जो गवर्नमेंट बनाती है ना, जो पार्लियामेंट तक पहुंचती है, स्टेट लेजिस्लेचर तक पहुंचती हैं, तो वही उनका डेसिसिव रोल होता है लॉ बनाने के लिए, कंट्री के लिए. पार्टी जो क्या कहते हैं, फॉर्म एंड रन बनाती हैं और चलाती हैं, क्या गवर्नमेंट चलाती हैं. ठीक है. दोज पार्टी दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन. और जो पार्टियां इलेक्शंस में हार जाती हैं तो वो कौन सा रोल प्ले करती है, अपोजिशन का. ठीक है. जो पार्टीज पावर में होती हैं, जो इलेक्शन लड़के गवर्नमेंट बनाती हैं, उनके अगेंस्ट में वो बैठती हैं और उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती हैं. और यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है. देखिए, बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज़ एंड क्रिटिसाइजिंग. तो अपने जो उनके जो डिफरेंट व्यूज़ हैं उनको वॉइस करेंगे, बोलेंगे, और क्रिटिसाइज भी करती है गवर्नमेंट को इसकी फेल्यूर्स के लिए या रॉन्ग पॉलिसीज़ के लिए. ज़्यादा गवर्नमेंट फेल हो जाती है या गलत पॉलिसियाँ लेके आती हैं. जैसे आज के दौर में बीजेपी आई थी सत्ता में बोल के कि अब की बार बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बोलो महंगाई बहुत ज़्यादा. इस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट दी. और आज देखो सबसे ज़्यादा महंगाई जो है बीजेपी के राज में ही है ना. पेट्रोल आसमान पे, गैस के दाम आसमान पे. जब 360 या 400 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था कांग्रेस टाइम, तो इसी को महंगा बताती थी. इनकी नीति है जो लेके सिलेंडर नाचती रहती थी रोडों के ऊपर, गली मोहल्लों में नुक्कड़ करती थी, है ना. और अब वो मंत्री बनी बैठी है और सिलेंडर जो 1100 रुपये का लगभग हो गया. अब वो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाती. ठीक है, बोलती भी नहीं, मुँह में जैसे उसके दही जम गया वो. तो इस तरह से जो है ये फिर अपोजिशन पार्टीज का काम होता है इनको एक्सपोज करना. पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन. तो पार्टी क्या करती है, जो लोगों का जो ओपिनियन होता है उसको आकार देती है. फिर 7 नंबर पे आता है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी. और पार्टीज क्या होती है, जो लोगों के द्वारा सुनी जाती है, उनकी पहुंच को बढ़ाती है गवर्नमेंट मशीनरी तक. और जो वेलफेयर स्कीम्स होती हैं ना, गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट करती है उनके लिए इम्प्लीमेंट करती है, वहाँ तक भी इनकी एक्सेस करवाती है, मतलब उनकी पहुँचाती है लोगों तक. वेलफेयर स्कीम्स को, गवर्नमेंट की मशीनरी को कहाँ तक पहुँचाती है, पार्टी लोगों तक पहुँचाती है. तो ये पार्टीज के काम होते हैं. अब देखिए, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी क्या होती है, क्या ज़रूरत होती है, कि वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज क्यों, दे परफॉर्म ऑल द फंक्शंस विच आर मेंशन्ड अबाउट. जो हमने ऊपर जो बात की सारे फंक्शन से पॉलिटिकल पार्टीज करती है, इसलिए हमें इनकी ज़रूरत होती है. इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस
Political parties help in representing different views on various issues to the government. तो ये हेल्प भी करती हैं रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी डिफरेंट व्यूज़ होती हैं, अलग अलग व्यूज़ होते हैं लोगों के अलग अलग वेरियस इश्यूज पे, बहुत सारे इश्यूज़ पे, है ना. दे ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर, और बहुत सारी रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ में लेके चलती हैं ताकि एक जो रेस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट है, जिम्मेदार गवर्नमेंट है, वो बन सके, कुड बी फॉर्म्ड. दे वर्क एज मैकेनिज्म टू सपोर्ट और रेस्ट्रेन द गवर्नमेंट. तो वो एज ए मैकेनिज्म काम करती हैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए या गवर्नमेंट को गलत पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने से. ठीक, ये सपोर्ट करती हैं पॉलिसीज़ को बनाने में, टू मेक पॉलिसीज एंड जस्टिफाई और अपोज देम. जो पॉलिसीज़ को जस्टिफाई करना है, यदि सही है तो जस्टिफाई करेंगी, गलत है तो उसको अपोज करेंगी. और ज़रूरी नहीं है, आजकल तो इन्होंने ड्रामेबाजी कर रखी है नेताओं ने, अच्छी पॉलिसी को अपोज करेंगे, है ना. और जैसे मैंने बताया था ना कि बीजेपी सत्ता में कैसे लोगों को बोली 2 करोड़ रोज़गार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, काला धन अंदर देश में ले आएंगे, महंगाई को कम कर देंगे, लेकिन सारे काम उल्टे किए इस पार्टी ने. तो कुछ पार्टी इस तरह की भी होती हैं जो पब्लिक ओपिनियन को एकदम पोल्यूट कर देती है ना. तो पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह से फुलफिल करती है नीड्स को दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज. ठीक है, तो जो भी लोगों से चुन के जो गवर्नमेंट आती है, चुन के आती है, तो वो तो लोगों की जो नीड्स होती है उसको फुलफिल करती है, पूरा करती है. अब हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, अभी ये तो नंबर ऑफ पार्टीज़ के बारे में है. ठीक है, कितनी पार्टियाँ होनी चाहिए, नंबर ऑफ पार्टीज़ क्या होनी चाहिए. ठीक है, इसमें देखिए, इन डेमोक्रेसी में एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज़ फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी. डेमोक्रेसी में कोई भी आदमी या सिटीजन का ग्रुप फ्री है एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए. मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. इंडिया में 750 से ज़्यादा पार्टियाँ इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड, मतलब 750 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में. द क्वेश्चन देन इज, अब क्वेश्चन नहीं उठता कि हाउ मैनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर द डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी के लिए कितनी मेजर या प्रभाव का जो इफेक्टिव पार्टीज है वो ज़्यादा अच्छी होंगी, है ना, ज़्यादा होती हैं. देखिए, अब बात करते हैं सम कंट्रीज. कुछ देशों में क्या है कि ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल और रन द गवर्नमेंट. केवल एक पार्टी ही को परमिशन होती है गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की और रन करने की, है ना. तो इनको बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम. पूरे देश में एक ही पार्टी होती है बस, है ना. दिस सिस्टम इज नॉट कंसिडर्ड एज ए गुड ऑप्शन फॉर द डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी के लिए ये ऑप्शन बढ़िया नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ एक ही पार्टी, आपको एक पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी है नहीं, तो आपको एक ही पार्टी चुननी है. तो डेमोक्रेसी में तो क्या होता है कि जनता के पास ऑप्शंस होने चाहिए और ना, और पार्टी भी होनी चाहिए. नहीं, आप कोई ऑप्शन ही नहीं है, यू हैव नो ऑप्शन टू इलेक्ट. ओके, अब देखिए यहाँ पे इन सम कंट्रीज, कुछ देशों में क्या होता है कि पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन द 2 मेन पार्टीज. कुछ देशों में क्या होता है कि जो पावर होता है 2 मेन पार्टी के बीच चेंज होता है. आज ए पार्टी जीतती है तो नेक्स्ट टाइम बी पार्टी जीतती है, कभी बी हारती है तो कभी बी जीतती है तो ए हारती है. तो 2 पार्टीज होती हैं, है ना. तो जो ऐसा जो पार्टी सिस्टम होता है इसको बोलते हैं 2 पार्टी सिस्टम. जो ऊपर वाला था ना, ये 1 पार्टी. ये तो चाइना का एग्जांपल आप दे सकते हैं. इसका एग्जांपल कौन है, यूएसए और यूके. ठीक है, यूएसए और यूके इसका एग्जांपल है 2 पार्टी सिस्टम की. इन देशों में सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं. अब इफ सेवरल पार्टीज compete for power, more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others. It is called the multi-party system. Example, India. कुछ देश ऐसे होते हैं जैसे इंडिया है, उसमें 2 से अधिक पार्टियाँ होती है, जहाँ पे लोगों के जो पास में ना, जो सिटीजन के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं अपनी फेवरेट पार्टी चुनने के लिए. तो ऐसे में क्या होता है कि या तो कोई एक पार्टी आती है सत्ता में, या फिर वो पार्टी और पार्टी से मिलके जो है ना अलायंस बनाती है अपना
पे इलेक्शन कंडक्ट करती हैं किसी कॉमन प्रपोजल्स पे। जो मान लीजिए कॉमन प्रपोजल बोले तो जैसे मान लीजिए ABCD पार्टी हैं, ठीक है, इनका प्रोपेगेंडा एक ही है, तो क्या एक ग्रुप बना लिया, अलायंस में आ जाएंगी, फिर इलेक्शन लड़ती हैं। फिर दूसरी तरफ मान लीजिए EFGH पार्टियाँ हैं, ठीक है, इनका प्रोपेगेंडा कुछ अलग है, तो ये कॉमन जो प्रपोजल के नीचे ये अपनी एक अलायंस बना लेंगे। फिर दोनों अलायंस इलेक्शन लड़ते हैं, जो जीतेगा वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। जैसे उदाहरण के लिए NDA जो BJP का अलायंस है, UPA कांग्रेस का अलायंस है, ठीक है। अब when several parties in multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called the alliance or front, ठीक है। तो वही है जब मल्टी पार्टी सिस्टम में जब बहुत सारी पार्टियाँ अपने हाथ मिला लेती हैं, ठीक है, और हाथ मिला लेती हैं, एक ग्रुप बना लेती हैं और इलेक्शन लड़ती हैं, तो उसको अलायंस और फ्रंट बोलते हैं, हम बात कर चुके हैं। अब क्राइटेरिया क्या होना चाहिए नेशनल पार्टीज़ के लिए और स्टेट पार्टीज़ के लिए, अब इसकी बात करें क्राइटेरिया होना क्या चाहिए। तो इसमें देखिए एवरी पार्टी इन कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। सबसे पहले यदि आप पार्टी बनाते हैं तो आपको आपकी पार्टी को जो है इलेक्शन कमीशन में इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड पार्टी। जो इलेक्शन कमीशन क्या होता है कि जो कुछ बड़ी पार्टीज होती हैं, एस्टेब्लिश्ड पार्टी होती हैं, उनको स्पेशल फैसिलिटीज इलेक्शन कमीशन देता है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने एक डिटेल्ड क्राइटेरिया बना रखा है, लेट डाउन फॉर द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट ए पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। तो इलेक्शन कमीशन ने क्या है कि एक कुछ क्राइटेरिया बना रखा है, डिटेल्ड क्राइटेरिया बना रखा है, ले डाउन कर रखा है। तो उसमें ये देखते हैं कि वोटों का प्रोपोर्शन कितना है, वोटों के प्रोपोर्शन के आधार पे, वोटों के अनुपात के आधार पे, और जो सीट ये पार्टी लेके आती है उसके आधार पे पार्टी को रिकॉग्नाइज करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान से बनाया हुआ बॉडी है। संविधान इसका प्रावधान है कि इंडिया में इलेक्शन कमीशन होना चाहिए जो एकदम ऑटोनोमस बॉडी होना चाहिए, स्वायत्त संस्था होनी चाहिए, इसके ऊपर किसी का गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ताकि अपना काम ये फ्री एंड फेयर तरीके से कर सके, ठीक है, डेमोक्रेसी के हित में। अब देखो, हम दो क्राइटेरिया देखते हैं यहाँ पर। एक तो वो पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स, जो टोटल वोट्स का 6% लेती है एक इलेक्शन में, ठीक है। कौन से इलेक्शन में? किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, जो MLA वगैरह चुनते हैं ना, जो किसी राज्य में कोई सरकार बनानी होती है उसको जो इलेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। तो उसमें यदि 6% वो टोटल वोट्स का ले लेती है, मान लीजिए 100 वोट्स गिरते हैं, उसमें यदि 6 वोट ले लेती है ना, तब, और कम से कम 2 सीट जीतती है, मान लीजिए कोई 50 सीट है, 50 में 2 सीट जीत लेती है, तो उस पार्टी को ये रिकॉग्नाइज कैसे करेगा? एज ए स्टेट पार्टी इलेक्शन कमीशन, ठीक है। फिर दूसरा पार्टी दैट एंश्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा। अब दूसरा होता है सेंट्रल लेवल पे जो इलेक्शन होते हैं, जो सेंट्रल की जो गवर्नमेंट बनती है, जैसे मोदी सरकार, मोदी कौन प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो लोकसभा का इन्होंने इलेक्शन लड़ा, बीजेपी, और तो इन्होंने अपनी सरकार बना ली जीत के। तो कहने मतलब ये है कि यदि आपकी कोई पार्टी, आप 6% टोटल वोट्स का ले आते हैं, 6%, वही मान लीजिए 100 वोट डलते हैं, आप 6 वोट ले आते हैं 100 में से, या आप 4 सीट ले आते हैं। और दूसरा क्या होता है, इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन फॉर स्टेट्स एंड विंस एटलीस्ट 4 सीट्स। लोकसभा में इलेक्शन होते हैं और आपने मान लीजिए 4 स्टेटों में आपने इलेक्शन लड़ा, ठीक है, और आप कम से कम 4 सीट ले आते हो, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शन में, तो आपकी पार्टी को नेशनल पार्टी माना जाएगा। टोटल वोट्स का 6% लोकसभा के इलेक्शंस में, या असेंबली इलेक्शंस, या फिर असेंबली इलेक्शन हो 4 स्टेट्स में, ठीक है। देखो, या तो लोकसभा के इलेक्शन होना चाहिए, लोकसभा के इलेक्शन में टोटल वोट्स का 6% आपके पास होना चाहिए, पहली चीज़ ये। दूसरी यहाँ से होती है असेंबली इलेक्शन है, मान लो जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन है, एक स्टेट में नहीं है, 4 स्टेटों में है, 4 स्टेटों में आगे पार्टी खड़ी होती है, अपने कैंडिडेट खड़े करती है, और 4 स्टेटों में यदि 4 सीट ले आती हैं तो भी आपकी नेशनल पार्टी बनती है। तो 2 क्राइटेरिया नेशनल पार्टी, लोकसभा में 6% सीटें
या फिर जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं 4 स्टेट्स में और आपकी पार्टी कंटेस्ट करती है इलेक्शन और चारों स्टेट में से यदि आप 4 सीट ले आते हैं तभी आप नेशनल पार्टी आपकी एज ए नेशनल आपकी जो पार्टी है एज ए नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज की जाएगी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो मेजर जो नेशनल पार्टीज है इंडिया में, अभी इनकी हम बात करेंगे, ठीक है। तो देयर आर 7 रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टीज। तो कितनी है टोटल? 7 जो रिकॉग्नाइज पार्टीज है कंट्री में। 2018 में कितनी पार्टियाँ थी रिकॉग्नाइज? 7 थी, ठीक है। तो उनकी कुछ डिटेल्स हम नीचे बात करते हैं। पहला आ गया ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये कांग्रेस का हिस्सा थी। ये देखो लॉन्च जनवरी 1 1998 में ये लॉन्च होती है। इसकी लीडरशिप के नीचे ममता बनर्जी की लीडरशिप में ये पार्टी लॉन्च होती है और इसको रिकॉग्नाइज हुई कैसे? एज ए नेशनल पार्टी 2016 में रिकॉग्नाइज होती है, ठीक है। और ये किसके लिए कमिटेड है? कमिटेड टू सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म। ये इसके प्रोपेगेंडा रहते हैं कि हम जो सेकुलर जो कैरेक्टर है इंडिया का वो बना रहे हैं, जो फेडरलिज्म की बात करती है कि यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीज़न हो, सेंटर का स्टेट पे कोई कंट्रोल नहीं हो, स्टेट जो खुद रेस्पॉन्सिबल हो, जनता के हों डायरेक्ट, है ना, इस तरह से। तो इसमें यही मेन पॉइंट है इसके, बाकी देखते हैं। फिर आती है बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। ये बनती है 1984 में। इसकी लीडरशिप में कांशीराम जी की लीडरशिप में पार्टी आती है, ठीक है। तो ये सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज, मतलब बहुजन समाज के उसको पावर दिलवाने के लिए और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये पार्टी लॉन्च होती है। अच्छा, बहुजन समाज में कौन कौन किस किस को ये इंक्लूड करती पार्टी मानती है? दलित्स को, आदिवासीज को, ओबीसीज को और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, जो भी जिनको भी धार्मिक जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी ये इसमें लेती हैं, ठीक है। फिर स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित्स एंड अपोज्ड क्लासेस। तो ये मतलब जो दलित क्लास है ना, जो एससी कैटेगरी का जो क्लास समाज है वो, और जो दबे कुचले जो लोग हैं जिनको काफ़ी शोषित लोग हुए हैं उनके हितों को सिक्योर करने के लिए और उनके वेलफेयर के लिए ये पार्टी बनाई जाती है। फिर आगे तीसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी, जिसकी आज केंद्र में सरकार है, मोदी गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी की है, ठीक है। ये फाउंड होती है 1980 में। वो बनाता कौन है? इसका फॉर्मेशन कौन करते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी करते हैं फॉर्मेशन इसका। कब? 1951 में, ठीक है, बनाते हैं। अब ये देखो, वांट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर मॉडर्न इंडिया बाय ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज एंड दीनदयाल उपाध्याय आइडियाज ऑफ इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड अंत्योदय। देखो बात बड़ी है कि जो भारत की संस्कृति है, प्राचीन सभ्यता है, उनके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। और जो ये मोदी सरकार आती है कि हम भारत की मिट्टी नहीं बिकने दूंगा, मिट्टी, मतलब ऐसे शब्द ये लोग यूज़ करते हैं ना इस पार्टी के, जो हमें राष्ट्रवाद से जुड़ी हुए शब्दों को ये यूज़ करते हैं, भुनाते हैं इलेक्शंस में, और इनका दूर दूर तक कोई मतलब नहीं होता इन लोगों का, ठीक है। फिर भी बात करते हैं कल्चरल नेशनलिज्म, हिंदुत्व की बात करें, मतलब हिंदुत्व अपने आप में जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो सेकुलर जो उसका कैरेक्टर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके अगेंस्ट में वैसे ही है। तो कोई पार्टी मतलब एक एंटी सेकुलर अपने प्रोपेगेंडा के साथ आती हैं और उसको वो रजिस्टर हो जाती है, तो ये एकदम संविधान के खिलाफ जाता है ये चीज़, है ना। तो इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन होना ही नहीं चाहिए था। तो कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कॉन्सेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। तो ये जो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट ये चाहती है कि इंडियन नेशनहुड कि भारतीय राष्ट्रवाद में या भारतीय राष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो मैंने हिंदुत्व की चीज़ को लेके मानती है, सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट इसको लेके चलती है।
ठीक है। अब फिर आ जाता है आपका 4th नंबर पे आ जाता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI। ठीक है, CPI 1925 में बनती है। किस में भरोसा करती है? बिलीव इन मार्क्सिज्म लेनिज्म। ठीक है, मार्क्सिज्म लेनिज्म के समाजवाद की बात करते हैं कि किसी भी मतलब जो प्रॉपर्टी, जो सारी समाज की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सोशलिज्म की बात करते हैं ये, है ना, कि कोई प्राइवेट हाथों में मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ स्टेट का होना चाहिए। इसमें ये समाजवाद में भरोसा करती है एज पर सोशलिज्म। आप इसका सोशलिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की बात करती है। दूसरा, अपोज टू द फोर्सेज ऑफ सिसेशनिज्म एंड कम्युनलिज्म। सिसेशनिज्म वो होती है जो अलगाववादी जो ताकतें होती हैं ना, फोर्सेज, मतलब वो चाहती हैं कोई इंडिया है मान लो, है ना, कोई चाहता है कि हम इंडिया का, हमारी जो कल्चर ये है, हमारा धर्म ये है, हम अलग होना चाहते हैं इंडिया से, तो उसका बोलते हैं सिसेशनिज्म। जो इंडिया का जो भूभाग है, जो जियोग्राफिकल जो बाउंड्रीज है, उनको खंडित करना चाहता हो, उनको उस देश से कुछ अलग होना चाहता हो, है ना, तो उसको सिसेशनिज्म। कम्युनलिज्म होता है कि आप एक धर्म को, आपका धर्म है, मान लीजिए आपका धर्म ये है और आप चाहते हो बी जो दूसरे जो लोग रह रहे हैं इंडिया में वो बी धर्म वाले हैं, सी धर्म वाले, आप ये चाहते हैं मेरा धर्म बड़ा है, तुम्हारा बी और सी धर्म जो छोटा है, और तुम जो है मतलब पूरे राष्ट्रवादी नहीं हो। इस तरह से मतलब जो दूसरे धर्मों को जो भावना है उनको तो आघात पहुँचाए और खुद के धर्म को बड़ा बताए, तो उसे बोलते हैं कम्युनलिज्म। ठीक है, सांप्रदायिकता जिसको बोलते हैं। अब इसमें आप और देखिए ये CPI जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट्स पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करती है एज ए मीन्स ऑफ प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास। जो वर्किंग क्लास है इनके हितों को, इंटरेस्ट को प्रमोट करने के साधन के तौर पे किस चीज़ को अपनाती है? एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अपनाती है। ये सोचती है जो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी है उसके माध्यम से ही वह जो है वर्किंग क्लास के हितों को, इंटरेस्ट को प्रमोट कर सकती है। वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड पुअर, तीन की बात करती है। गरीब आदमी है, किसान है या वर्किंग क्लास है, इनके हितों को प्रमोट करने के लिए क्या एक्सेप्ट करती है, क्या प्रोपेगेंडा अपनाती है? ये प्रोपेगेंडा अपनाती है कि इनका जो प्रोग्राम होता है, प्रपोजल होता है कौन सा? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सेटअप करने का। ठीक है, तो इसकी जो सिग्निफिकेंट पोजीशन या प्रेजेंस कौन कौन सी स्टेट्स में है? केरल में है, वेस्ट बंगाल में है, पंजाब में है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। ओके, अब आती है 5 नंबर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI है, मार्क्सिस्ट। ओके, CPIM भी बोलते हैं इसको, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ये 1964 में फाउंड होती है। बिलीव इन मार्क्सिज्म लेनिज्म, सपोर्ट्स सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड अपोज क्या करती है? ये इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। तो ये कम्युनलिज्म को अपोज करती है और इंपीरियलिज्म को बोलते हैं कि सांप्रदायिकतावाद। भाई कोई मतलब सांप्रदायिकता, साम्राज्यवाद में कोई भी कंट्री है और नियर बाय कंट्रीज को हमला करे, उसको भी अपने उसमें मिला ले और अपने राज्य का, अपने स्टेट का जो है, अपने जो राष्ट्र उसका विस्तार कर ले, उसको बोलते हैं इंपीरियलिज्म। ठीक है, जैसे चाइना है, इंपीरियलिस्ट है, वो इतना कमीना देश है, वो चाहता है कि वो तो आसपास के देशों पे कब्जा कर ले और अपना चाइना की और बढ़ा ले, अपना देश की सीमाओं को और विस्तार कर ले, एक्सपांसन कर ले अपनी बाउंड्रीज में। तो ये इसको भी अपोज करती है। तो CPI और CPIM इनके ऑलमोस्ट एक से हैं ऑब्जेक्टिव्स। फिर 6 नंबर पे आ जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपको पता है 1885 में फाउंड की जाती है और इट हैज़ एक्सपीरियंस मैनी स्प्लिट्स। और इसमें कई बार टूट गई पार्टी, मतलब इस पार्टी से ना अलग अलग कई पार्टियां बन गई। जैसे तृणमूल कांग्रेस है, वो भी इसी से बनी है। फिर जो नीचे आती है 7वें नंबर पे नेशनल कांग्रेस पार्टी, NCP, ये भी कांग्रेस पार्टी से निकली है ना। तो ये कई स्प्लिट्स इसको फेस किए कांग्रेस ने। ओके, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को पॉपुलरली कैसे जाना जाता है? कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, मतलब बहुत पुरानी पार्टी में से एक पार्टी है ये।
पूरे वर्ल्ड की। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू की जो लीडरशिप के अंतर्गत पार्टी सोट टू बिल्ड ए मॉडर्न सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया, ठीक है। तो इनकी लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी चाहती थी कि भारत जो है एक आधुनिक सेकुलर बोले तो धर्मनिरपेक्ष डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक गणतंत्र बने, है ना, ये थी। अब फिर एनसीपी आ गई, इसी से अलग होती है 1999 में, ठीक है। फॉर्म्ड इन 1999 फॉलोइंग स्प्लिट इन द नेशनल कांग्रेस पार्टी में स्प्लिट हो जाता है, मतलब कांग्रेस पार्टी टूटती है और ये पार्टी बन जाती है। चलो, ये 7 पार्टियों की मोटी मोटी। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस की। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, देखो। पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म। तो लोग जो असंतुष्ट होते हैं तो उनका डिससेटिस्फैक्शन, और लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं पार्टीज़ को, क्यों करते हैं, उसके 4 मेजर प्रॉब्लम एरियाज हैं जो चैलेंजेस इन पार्टीज़ को फेस करनी पड़ती हैं। क्योंकि जो पॉपुलर मानी लोगों का, पॉपुलर बोले तो इंडिया के जो सिटीजन हैं वो, या जो इंडिया के जो पीपल हैं, लोग हैं, ठीक है। तो ये अपना डिससेटिस्फैक्शन, अपनी असंतुष्टता जाहिर करते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं 4 मेन प्रॉब्लम एरियाज पे। वो कौन कौन सी हैं? लेक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज़ के अंदर जो है एक इंटरनल डेमोक्रेसी कमी होती है। इंटरनल मतलब इसके जो बड़े मेंबर्स नेता होते हैं ना, वो छोटे नेताओं की बात नहीं मानेंगे, अपनी दादागिरी दिखाएंगे, ठीक है, ओके। और दूसरा क्या करती है, जो पार्टी डू नॉट कीप मेंबरशिप्स रजिस्टर्स, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स। तो ये जो मेंबरशिप रजिस्टर ये रखती नहीं है, या ऑर्गेनाइजेशनल जो मीटिंग्स होती हैं उनको होल्ड नहीं करती हैं। और ये जो इंटरनल इलेक्शंस होते हैं ना पार्टी के अंदर, जो है कौन इसका अध्यक्ष बनेगा, कौन इसका और पदों पे बैठेगा, उसके लिए जो इंटरनल इलेक्शन है उसको भी रेगुलरली नहीं करवाती है, ठीक है। जैसे अभी चल रहा था, ये बीजेपी वाले कहते थे कांग्रेस ने क्यों नहीं अपना अध्यक्ष बनाया, ठीक है, और कांग्रेस कहती है बीजेपी को कि तुमने भी अपना अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया, मतलब इलेक्शन करके, ठीक है। तो इस तरह के आरोप लगते रहते हैं ये। तो ये भी एक इनकी एक चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि कम से कम तो इंटरनल इलेक्शन करवानी चाहिए इंपॉर्टेंट पोस्टों को भरने के लिए। जैसे पार्टी प्रेसिडेंट कौन होगा, हर स्टेट के लेवल पे कौन उसका जो प्रमुख होगा, है ना, पार्टी का। तो इंटरनल इलेक्शन होनी चाहिए उसके लिए, पार्टी के अंदर इलेक्शन होनी चाहिए और लोग चुने जाने चाहिए कि भाई ये इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। अब दूसरा आता है, द मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी डू नॉट प्रैक्टिस ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स। तो इनकी जो प्रैक्टिस है, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी की जो प्रैक्टिस है, जो इनका अभ्यास होता है काम करने का, वो ओपन नहीं होता और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करता उनकी स्मूथ फेयर फंक्शनिंग के लिए, ठीक, ओके। सो देयर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर टू राइज अप टू द टॉप इन द पार्टी। इसलिए जो एक आम जो वर्कर होता है, पार्टी का जो वर्कर होता है, उसके लिए पार्टी के टॉप पे जाना बहुत मुश्किल होता है, नहीं पहुंच पाता वो, है ना। इन मेनी पार्टी, बहुत सारी पार्टीज में क्या होता है, टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल बाय द मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। कुछ में तो जो टॉप पोजीशंस होती हैं वो एक फैमिली का मेंबर ही जो है उसको कंट्रोल करता है, मतलब इंटरनल इलेक्शन नहीं होती उसके लिए। पॉइंट नंबर 3 जो कि आरोप कांग्रेस पे लगते आए हैं, ठीक है। तो थर्ड चैलेंज क्या है, अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल। यस, मनी और मसल का जो रोल है ना, ये ग्रो करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लोगों को पैसा दे के अपना वोट खरीदेंगे या फिर बूथ कैप्चरिंग करेंगे, ज़बरदस्ती जो है वोट डलवाएंगे, है ना, मारपीट कर करके पार्टीज़ में, ये होता है। तो ये सब कब होता है, जब भी स्पेशली ड्यूरिंग द इलेक्शंस, सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शंस। क्योंकि जो पार्टीज का फोकस एक ही होता है, बस इलेक्शन जीतना है, शाम दाम दंड भेद, चाहे पैसे देकर वोट खरीदो या मसल पावर से खरीदो, ऐसी बहुत सारी पार्टियाँ करती है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि मनी और मसल का जो रोल है वो ग्रो होता जा रहा है।
अब आता है 4th नंबर पे, पीपल डू नॉट फाइंड पार्टीज टू बी ए मीनिंगफुल चॉइस फॉर देयर वोट्स। लोगों क्या है कि ऐसी पार्टीज नहीं मिलती हैं, है ना, डेमोक्रेसी में जो उनके वोट्स के लिए एक मीनिंगफुल चॉइस हो। सब कहते हैं सारी पार्टी एक जैसी हैं यार, ABCD जितने पार्टी सारी एक जैसी हैं, सब चोर मोसरे वाली हैं, सारे नेता जो देश को खा रहे हैं, कोई बढ़िया काम नहीं कर रहा। तो लोगों के पास क्या है कि अच्छा ऑप्शन नहीं मिल पाता जब सारी पार्टियाँ एक जैसी हो जाती हैं, तो है ना। ये है इसमें देखो, समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स इधर बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। तो क्योंकि आपने देखा होगा A पार्टी का B में चला गया, B का C में चला गया, C का A में आ गया, तो वही जो एक जैसे लोग सारे पार्टी में एक जैसे लोग पूरे सारे करप्ट हैं, है ना, और मतलब मोस्टली करप्ट लोग हैं, झूठ बोल के वोट लेंगे, है ना, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपये खाते में दे देंगे, काला धन अंदर ले आएंगे, बोल के झूठे लोग जो है पार्टी आ जाते हैं सत्ता में, और फिर जो गरीब लोगों को परेशान करते हैं, है ना। तो लोग फिर कहाँ जाए बेचारे वोट डालने के, पार्टियाँ तो वही हैं। अब देखिए बात करते हैं हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, पार्टीज को कैसे सुधारा जाए, है ना। हैव ए लुक एट सम ऑफ द रिसेंट एफर्ट्स एंड सजेशंस टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर्स इन इंडिया, सम एफर्ट्स आर लिस्टेड बिलो। तो हम कुछ एफर्ट्स की बात करेंगे, सजेशंस की बात करेंगे, ठीक है, जिससे कि रिफॉर्म हो सके पॉलिटिकल पार्टीज में। पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय टू प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs एंड MPs फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। संविधान जब लोग जो पार्टी बार बार चेंज कर रहे थे, मान लीजिए A पार्टी सत्ता में आ गई, B पार्टी हार गई, तो A पार्टी के B पार्टी M में आ गए, तो ये इस तरह से MLAs जो थे या MPs थे अपनी पार्टी बार बार शिफ्ट कर रहे थे, इसलिए कानून पास हुआ, उसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन FECTION, ये पास हुआ था, एंटी डिफेक्शन लॉ इंट्रोड्यूस करवाया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके अकॉर्डिंग ये था यदि एक पार्टी का मेंबर दूसरी पार्टी में जाता है तो उसका सदस्यता रद्द मानी जाएगी, मतलब उसको ऐसे माना जाएगा जैसे इलेक्शन लड़ाई नहीं हो, ठीक है। 2, सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था जिससे जो इलेक्शंस में जो मनी से पैसे लोगों खरीदते थे या क्रिमिनल्स के द्वारा मतलब लोगों से ज़बरदस्ती वोट लिए जाते थे, एक ऑर्डर पास किया इनके प्रभाव को कम करने के लिए, मनी और क्रिमिनल्स के प्रभाव को कम करने के लिए। Now it is mandatory for every candidate who contest election to file an affidavit giving detail of his property and criminal cases pending against him। तो अब जो है अब ये मैंडेटरी है कि जो भी इलेक्शन लड़ेगा, जो भी कैंडिडेट इलेक्शन को कंटेस्ट करेगा, लड़ेगा, वो एक एफिडेविट देगा, एफिडेविट में डिटेल्स देगा, क्या क्या डिटेल देगा कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसको कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है, ठीक है। अब तीसरा नंबर आ गया है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऑर्डर जो है पास किया है जिसमें ये ज़रूरी कर दिया, सभी पार्टीज़ के लिए नेसेसरी कर दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करेंगी, उनके जो ऑर्गेनाइजेशनल जो इलेक्शंस हैं, मतलब कोई पार्टी उसका ऑर्गेनाइजेशन है, अब उनको ऑर्गेनाइजेशन जैसे नेशनल लेवल की कोई पार्टी है तो कहेगी बस पूरा नेशनल प्रेसिडेंट कौन होगा, हर स्टेट का प्रेसिडेंट कौन होगा, उनका जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, उनका जो है पैसे के हिसाब किताब देखने वाला जो होता है वो कौन होगा, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाएंगी, होल्ड करेंगी, ये नहीं मन मर्जी से एक फैमिली के आदमी को बना दिया, या अपने बहुत बड़ा नेता वो अपने पसंद के लोगों को बना देता है, इस तरह से नहीं होगा, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन होगा उसमें, ठीक है। तो इसमें ये तो जो तीनों हैं, ठीक है, ये तो एक्चुअली एफर्ट्स किए गए अभी तक कि संविधान को चेंज कर दिया गया ताकि MLA MPs पार्टियाँ चेंज ना करे पहले में। दूसरे में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि हर कोई एफिडेविट देगा जिसमें अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल देगा, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं, उसकी डिटेल देगा। थर्ड में इलेक्शन कमीशन का देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास किया है
जिसमें जितने भी हर पॉलिटिकल पार्टी का जो भी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस होंगे वो इलेक्शंस उनको करवाने पड़ेंगे। और इनको क्या फाइल करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न भी इनको ITR इनकम टैक्स रिटर्न भी इनको फाइल करना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टी को। अब इनके अलावा जो हम देखते हैं बिसाइड दिस मैनी सजेशंस, अब हम देखते हैं कि क्या क्या सजेशंस हैं टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज़ को सुधारने का, इम्प्रूव करने का। ठीक है, देखो दीज सजेशंस हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टी, और इन सजेशंस को अभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनाया नहीं है। ये दो मज़ेदार बात है। देखो सजेशन नंबर 1 सुझाव क्या है, ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कोई पॉलिटिकल पार्टीज उसके जो भी इंटरनल अफेयर्स, आंतरिक जो भी मामले हैं, अंदर के मामले हैं, ठीक है, उसको रेगुलेट करने के लिए एक कानून बनाया जाना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू गिव मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स, कि ये भी मैंडेटरी बनाया जाना चाहिए कि हर पॉलिटिकल पार्टी कम से कम 1/3 टिकट, मतलब 100 के यदि 100 जगह से इलेक्शन लड़वा रही कोई पार्टी तो इसके 1/3 टिकट जो 33.33 होते हैं वो किसको देगी, वुमेन कैंडिडेट्स को देना अनिवार्य करने का सुझाव होता है, दिया जाता है। सिमिलरली देयर शुड बी ए कोटा फॉर वुमन, ये भी एक वुमन के लिए कोटा होना चाहिए भाई हर पॉलिटिकल पार्टी में। ठीक है, किसके लिए, इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी, कोई पार्टी है उसकी डिसीजन मेकिंग जो भी बॉडी है, जो डिसीजन लेती है पार्टी के, है ना, इलेक्शंस को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके, तो उसमें भी वुमन का कोटा होना चाहिए। तीसरा सुझाव है कि देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, की इलेक्शंस के लिए स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। स्टेट फंडिंग बोले तो भाई इलेक्शन करवाने में जो खर्चा आता है वो खर्चा गवर्नमेंट देगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस, तो भाई गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपने इलेक्शन के एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, अब देयर आर टू अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। अब दो और अलग जो तरीके हैं जिन तरीक़ों से पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। पहला है पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, पहला तो ये जो लोग जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ पर प्रेशर बना सकते हैं। दिस कैन बी डन थ्रू पेटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशन, और ये प्रेशर कैसे बनाया जा सकता है कि कोर्ट में पेटिशंस डाले या पब्लिसिटी करे उसकी कमियों को, या धरने वगैरह एजिटेशन करे। ठीक है, दूसरा है पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ़, कि पॉलिटिकल पार्टीज इम्प्रूव हो सकती हैं यदि पीपल हु वांट चेंज कैन जॉइन पॉलिटिकल पार्टीज। कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, जो भी पीपल हैं वो चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ज्वाइन करे पॉलिटिकल पार्टीज को। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ़ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट, सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड। आगे बात यह है, ये काफ़ी मुश्किल है पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करना, सुधारना, क्योंकि हर जो ऑर्डिनरी सिटीज़न होता है, एक आम नागरिक होता है, वो पार्ट नहीं लेता है, मतलब पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं लेता है, वो हिस्सा नहीं लेता है, बल्कि सिंपली क्रिटिसाइज करता है बाहर से। इस वजह से भी जो है पॉलिटिकल पार्टीज में रिफॉर्म्स